नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात यहां पर आज हम करेंगे खाने के तेलों की, जहां पर आगे सस्ते होने की उम्मीद है क्योंकि पाम तेल की जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स हैं जिसकी मियाद दिसंबर में खत्म होने वाली थी, यहां पर हमने एक एक्सटेंशन सरकार की तरफ से आता हुआ देखा है। साथ ही साथ कुछ हद तक यही हाल यहां पर दाल का भी है, जहां पर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उसके ऊपर यहां पर इजाफा देखने को मिला है। कैसे रह सकते हैं यहां पर दाम, बताएंगे आपको। साथ ही साथ 2022 में तो हमने ज्यादातर एग्रीकल्चर कमोडिटीज को अपने हाई से नीचे आते हुए देखा है, लेकिन 2023 में ये कैसा रह सकता है, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुवर्जी ग्रुप के रवि दियोरा, जीजीएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई, और दालों पर बात करेंगे हमारे साथ होंगे जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल। लेकिन शुरुआत हम सबसे पहले यहाँ पर खाने के तेलों से ही कर लेते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पर मुनाफा वसूली अच्छी खासी देखने को मिली है। सोयाबीन को अगर छोड़ दें, जहां पर भाव नियरली 6 महीने के हाइज के आसपास हैं, उसके बाद यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली लगातार देखने को मिली है। भावों में अगर आप देखें तो पाम तेल के प्राइसेस भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आए हैं, और जिस तरह से सरकार ने यहाँ पर मियाद बढ़ाई है उसका भी असर यहाँ पर भावों में देखने को मिला। तो वो खाने के तेलों का इंपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, भावों में लगातार गिरावट भी है। आगे कैसे रह सकते हैं भाव, इसके ऊपर चर्चा करेंगे ही। दालों की एक बहुत बड़ी खबर है, उस पर भी यहाँ पर पहले ध्यान डाल लेते हैं, क्योंकि दालों में भी यहाँ पर इंपोर्ट्स को जो ड्यूटी है वो यहाँ पर नीचे ही रहने की उम्मीद है। वो भी आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी उड़द तुअर पर हमने इसका इम्पैक्ट मंडी के प्राइसेस पे यहाँ पर स्पॉट मार्केट्स में पड़ता हुआ देखा है। कितना इसका असर रह सकता है, किस तरह की इसकी अवेलेबिलिटी है, क्या कुल इंपोर्ट्स आगे जाते हुए नजर आएंगे, इन सब पर बात करने के लिए जेएलवी एग्रो के विवेक अग्रवाल हमारे साथ हैं। विवेक नमस्कार। सबसे पहले तो आप इस नोटिफिकेशन को कैसे पढ़ते हैं, क्या इसकी जरूरत भी थी? नमस्कार मनीषा जी। निश्चित रूप से इंपोर्ट जो है भारत सरकार की आज की रेट में जरूरत भी है, मजबूरी भी है, क्योंकि जो हमारी तुअर की क्रॉप है वो अपेक्षाकृत कम है। और अभी जो मराठवाड़ा, महाराष्ट्र के कुछ एरिया हैं, जहाँ पे कर्नाटक है, वहाँ पे जो इंपोर्ट की जो लोकल प्रोडक्शन है वो 6 से 8% तक की डैमेज क्रॉप हो चुकी है, और उसकी कमी को पूरी करने के लिए भारत सरकार ने इंपोर्ट को 1 साल तक 2024 तक बढ़ा दिया है, जो कि बहुत ही सही कदम है, क्योंकि तुअर एक ऐसी चीज है जो बड़ी सेंसिटिव आइटम मानी जाती है। हिंदुस्तान में रोटी दाल सबसे इंपॉर्टेंट है और दाल में तुअर सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए सरकार ने फ्यूचर को देखते हुए, और मेरे ख्याल से उन्होंने निश्चित रूप से आकलन किया होगा कि इसकी शॉर्टेज हो सकती है। इसलिए करीबन 9 लाख टन जो तुअर अफ्रीका और बर्मा में होती है, उनकी उपलब्धता को देखते हुए भारत सरकार ने इंपोर्ट को खोला है, और बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि इससे दालों के भाव कंट्रोल रहेंगे, और जो शॉर्टफॉल आया है वो निश्चित रूप से उस पर उतना इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे। एक चीज है यहाँ पर कोटा खोलना, और सरकार जो भी इस वक्त यहाँ पर काम कर रही है एक एक साल के लिहाज से कर रही है, लेकिन कितनी क्वांटिटी आप यहाँ पर आता हुआ देखते हैं अगले 1 साल में, अगर दालों को देखें? निश्चित रूप से तुअर में तो मुझे लगता है कि इंडिया 8 लाख टन तक तो आसपास इंपोर्ट कर सकता है, जितना भी बाहर का कार्गो है, क्योंकि जो शॉर्टफॉल है वो काफी बड़ा है मनीषा जी। हमको उम्मीद है कि 3.2 से लेकर 3.4 तक का प्रोडक्शन है, और जो तुअर दाल की कंजम्पशन है 4.5 मिलियन टन, मतलब 45 लाख टन का कंजम्पशन है, और जो उत्पादन है वो 34 लाख टन के आसपास है। तो जो बीच का गैप है वो 8 से 9 लाख टन का है। पूरे फाइनेंशियल ईयर में मुझे लगता है कि भारत 8 से 9 लाख टन का इंपोर्ट कर सकेगा, बर्मा से भी और अफ्रीका से भी। और इससे निश्चित रूप से ये फायदा होगा कि बाजारों का जो स्तर है वो एक निश्चित दायरे पे रहेगा, और एक बहुत बड़ी तेजी नहीं आ पाएगी। थोड़ी तेजी निश्चित रूप से आ सकती है, पर वो भी टेम्परेरी रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंपोर्टेड दालों को लेके बफर स्टॉक की प्लानिंग भी की है, और उस पे वो बिल्कुल नजर बनाए हुए हैं कि बाजार किसी भी हालत पे इस गति से ना बढ़े जिस पे कंट्रोल ना कर सके हम। विवेक, भावों की अगर बात करें तो कैसा देखते हैं आप पीछे मुड़ के 2022 का साल, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़त किसी भी दालों के भावों में यहाँ पर ना देखने को मिली? जी, इस पे तो सबसे ज़्यादा मतलब मुझे लगता है सरकार को बधाई देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारा जो प्रोडक्शन से लेके जो मार्केट है, उस पे सरकार का कंट्रोल बड़ा अच्छा रहा। उन्होंने हर हाल पे, हर समय दालों पे नज़र रखी, उस कारण दालों के बाज़ार कभी बढ़ नहीं पाए, और जब भी ऐसी कोई बात आई, उन्होंने इमीडिएटली इंपोर्ट को खोला, बफर स्टॉक क्रिएट किया, और उसके बाद भी अगर उनको लगा तो उन्होंने स्टॉक लिमिट और फिर इंस्पेक्शन की बात की, जिससे मार्केट में एक प्रकार का एक संभल गया मार्केट, और मार्केट उस पे कुछ रिएक्ट नहीं कर पाया, और बाजार इसीलिए रेंज बाउंड रहे। दूसरी बात, चना और मूंग, इनका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा रहा, इसलिए
इस पे प्राइस बढ़ने की संभावना नहीं थी। जो वीक पॉइंट था वो तुअर दाल और उड़द थी, जिसको इम्पोर्ट के माध्यम से सरकार ने पूरा किया है। मुझे लगता है कि आने वाले साल में 2023 में भी कमोबेश स्थिति यही रहेगी, दालों के बाजार स्थिर रहेंगे। हो सकता है तुअर में कुछ तेजी आए, क्योंकि वहां पे एक शॉर्टफॉल है तुअर और उड़द में, और गवर्नमेंट उस पर बिल्कुल नजर बनाए हुए है। ऑलराइट, तो 2022 का साल, जैसे विवेक ने कहा कि काफ़ी हद तक सरकार को कंग्रेचुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे मेजर्स हमने यहाँ पर आते हुए देखे, और अभी भी क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी फ्री यहाँ पर 1 साल के लिए और खोल दिया गया है, तो दोनों दालों जिनमें दिन में दिक्कतें हैं वहाँ पर हम शायद स्थिति सुधरते हुए देखेंगे। तो 2023 का भी विवेक ने ऑलरेडी यहाँ पर आपको बता दिया है कि बहुत ज़्यादा कोई बहुत वॉलेटाइल मूवमेंट होने की एक्सपेक्टेशन नहीं है। एक कंसोलिडेशन में यहाँ पर दालों में रिएक्शन रह सकता है। विवेक, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो बात हुई दालों की, लेकिन खाने के तेल में भी हमने पाम तेल में यही एक स्टेप आते हुआ देखा है। एक्चुअली सरकार ने कल एक सीरीज ऑफ मेजर्स यहाँ पे लिए हैं। कपास में भी जो एक लिमिटेड इंपोर्ट होता है, जो ड्यूटी फ्री होता है, उसको भी यहाँ पर मियाद बढ़ा दी है। दालों में तो ये काम किया ही है। और नीरव, जिस तरह से पाम तेल में इसको किया है, कैसे इम्पैक्ट करेगा ये इंडियन मार्केट्स को, अवेलेबिलिटी, इंपोर्ट और प्राइसेस, तीनों ही चीज़ों को? पामोलिन इंपोर्ट फिर अलाउ करने से एक बेनिफिट ये आया है कि सप्लाई चेन हमेशा से वेल मेंटेन्ड रहेगा। वैसे अभी पिछले 3-4 महीने में हमने नीचे भाव के पाम तेलों का बहुत बड़ा एडवांटेज लिया है। इंडिया का बाइंग बहुत अच्छा रहा है, और हमने करीब करीब 3.5 से 4 मिलियन 3 महीने में से 4 महीने में तेल पाम का मंगा लिया है। हमारे यहाँ स्टॉक अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। बट आई थिंक गवर्नमेंट बहुत क्लियर है इन्फ्लेशन को लेके, और वो कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि जिसके कारण इन्फ्लेशनरी सिचुएशन बने। अभी पामोलिन की इंपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट अलाउ करने से ये हो गया कि पामोलिन जो डिस्काउंट पे चले गया था सीपीओ में से, समझिए कि $980-970 का सीपीओ था स्टार्टिंग ऑफ दिस वीक या लास्ट वीक में, और सामने पामोलिन $930-940 का हो गया था। तो पामोलिन जो एट पार -$10 प्लस $10 रहता था, वो -$30-40 का हो गया था। आज इंडिया ने $980 में कुछ नया पामोलिन का सौदा करना भी चालू कर दिया है, जबकि सीपीओ का प्राइस $1010 का है। तो इंडिया क्या है कि प्राइस का एडवांटेज लेते जा रहा है इसका पाम में। ये जरूर है कि हमारी रिफाइनिंग इंडस्ट्री, मेक इन इंडिया का भी हमें ध्यान देना जरूरी है, और उसके कारण अगर गवर्नमेंट ये स्प्रेड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी थोड़ा सा इंप्रूव कर दे, तो रिफाइनिंग इंडस्ट्री भी हेल्दी रहेगी। और साथ में पामोलिन इंपोर्ट अलाउ करने से कभी भी कोई अगर हमारे यहाँ प्रोडक्शन सप्लाई चेन में गैप रहा, तो हम बहुत ही फास्ट रिकूप कर सकते हैं हमारी सप्लाई चेन पामोलिन को बुला के। ऑलराइट, ये तो सरकार के मेजर्स हुए, लेकिन नीरव, क्योंकि आप हमारे साथ हैं और 2022 खत्म होने की कगार पे है, कैसे देखते हैं आप पीछे मुड़ के ये साल? क्योंकि ज्यादातर खाने के तेल अपने हाई से अच्छे खासे फिसल चुके हैं। तो 2023 के लिए अब क्या एक्सपेक्टेशन है? आई थिंक 2022 बहुत ही ज्यादा कंसर्न वाला था स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, एज अ कंज्यूमर, एज अ इंपोर्टर इंडिया के लिए, क्योंकि हमने 2 बहुत बड़े इवेंट देखे। यूक्रेन रशिया वॉर, जिसके कारण सनफ्लावर ऑयल वेंट अप टू द रूफ, $2200-2300 में ऊपर में सनफ्लावर ऑयल का ट्रेड हो गया था। वही सनफ्लावर ऑयल आज की तारीख में $1300 के आसपास में इंडिया में ट्रेड करा है लास्ट कपल ऑफ वीक्स में। साथ ही में पाम की अगर हम बात करें, तो जो इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट बैन कर दिया 1 महीने के लिए, तब पाम ऑयल $1900-2000 के आसपास चले गया था, जो उसकी कीमत से आधा होके अभी $1000 के आसपास ट्रेड कर रहा है सीपीओ। और जैसे कि मैंने कहा पामोलिन $980। सो वैसे देखें तो लास्ट हाफ ऑफ द ईयर में प्राइसेस बहुत अच्छे से कंट्रोल में आ चुके हैं। कोई ऐसी बहुत ज्यादा चिंता की सिचुएशन एडिबल ऑयल्स में अब नहीं है, और इंडिया ने ये लोअर प्राइसेस में पिछले 3 महीने में अच्छा खासा इंपोर्ट बुक करके और सप्लाई चेन बहुत अच्छी मेंटेन कर रखी है। चाइना में अभी कोविड होने के कारण जो डिस्काउंटिंग इंटरनेशनल मार्केट में आई, उसका भी इंडिया ने काफी एडवांटेज लिया है। लोकल क्रॉप्स की सिचुएशन की बात करें तो मस्टर्ड का क्रॉप अच्छे से फेयर अप हो रहा है। सो कहीं ना कहीं लास्ट ईयर से कुछ ना कुछ बेटर ही मस्टर्ड का क्रॉप भी आता दिख रहा है। सो ओवरऑल मुझे कोई बहुत 2023 में कंसर्न नहीं लगता है, बट जो 2021-22 में एडिबल ऑयल इंडस्ट्री ने भी देखा है और गवर्नमेंट ने भी फील किया है, इसलिए मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, इंडस्ट्री के लिए भी जब भी लोअर प्राइस आते हैं तब अपनी सप्लाई चेन को रिकूप करके अगर इंडिया रखेगा और इंडस्ट्री रखेगी, तो हम कभी भी वल्नरेबल नहीं होंगे, हम कभी भी रिस्क पे नहीं जाएंगे। और आई थिंक गवर्नमेंट इन्फ्लेशनरी इशू से थोड़ा चेक बेस तो रखता ही।
ऑल राइट, तो यानी कि सभी यहाँ पर इंडस्ट्रीज अपलॉड कर रही हैं कि सरकार ने जिस तरह के चेक्स एंड मेजर्स यहाँ पर बना के रखे हुए हैं। और जैसे नीरव ने कहा भी कि इंडिया ने इंपोर्ट अच्छा खासा किया है, अवेलेबिलिटी है और प्राइसेस जो हमने देखे हैं 2022 में कंसर्निंग रहे हैं, लेकिन शायद एक पीक भी बना चुके हैं। रवि, आप कैसे देखते हैं दोनों ही सेक्टर्स को और आपका क्या व्यू है खाने के तेलों और दालों दोनों पर? जरूर से दालों में काफी टाइम से देखे तो हमारा व्यू रहा है कि पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है इस हिसाब से प्राइसेस में कोई ज्यादा इजाफा होने की संभावना नहीं है। तो वहां पे लगातार गवर्नमेंट ने अच्छा कंट्रोल प्राइस में किया था, बोथ इन टर्म्स ऑफ सप्लाई एज वेल एज प्राइसेस में अच्छा मैनेजमेंट रहा। अदरवाइज जो बीच में फ्यूल प्राइसेस बढ़े थे और साथ में जो शुगर एंड अदर जो सोर्सेज के पाम ऑयल के प्राइस बढ़े थे, उस टाइम अगर पल्सेस बढ़ता तो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो प्राइस से आउट ऑफ कंट्रोल होता और जो ग्लोबल फेस कर रहा है इन्फ्लेशन, वो सिचुएशन हमारे यहाँ पे इमर्ज होती। बट अच्छा मैनेजमेंट हुआ और लग रहा है कि आगे भी ऐसा ही टैपेड प्राइसेस रह सकते हैं। हालांकि मुझे लग रहा है बहुत गिरावट की भी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए क्योंकि डिमांड सप्लाई वेल बैलेंस है। मुझे लग रहा है पर्टिकुलर चना के प्राइसेस है तो वो थोड़े स्टेबल होने चाहिए। अभी स्पॉट मार्केट में 4900 से 5000 के करीब क्वालिटी वाइज प्राइस चल रहा है, तो वहां मुझे लग रहा है कि 48 का बॉटम गिरना चाहिए और 5200 तक के लेवल्स दिखने चाहिए। हालांकि उड़द हो मूंग हो उसमें प्राइसेस में दबाव बना रहेगा। एडिबल ऑयल में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस वहां भी थोड़ा बैलेंस रह सकता है। वो मैं खाने के तेल के हिसाब से नहीं बट एक अल्टरनेटिव फ्यूल के हिसाब से देख रहा हूँ। तो वहां पे मुझे लग रहा है कि जो ब्लेंडिंग आज भी न्यूज थे कि काफी कंट्रीज है वो 35% तक अपना ब्लेंडिंग बढ़ा रहे, तो मुझे लग रहा है कि उसका एक अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। तो अभी थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में है। मुझे लग रहा है कि सीपीओ जो पर्टिकुलर है उसमें थोड़ा लोअर लेवल पे सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। अभी प्राइसेस 880 के करीब है। मुझे लग रहा है कि ये प्राइसेस 1000 तक इंडिया में जाने चाहिए एंड इंटरनेशनल प्राइसेस पे मैं 1180 से $1200 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से और ज्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन पर्टिकुलर एडिबल ऑयल में मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि अल्टरनेट एनर्जी डिमांड है वो काफी स्ट्रांग हो रही है। ऑल राइट, एक और सवाल लेना चाहेंगे रवि। और क्लियरली अगर हम पिछले साल की तरफ मुड़कर देखें तो चाहे वो कॉटन है जो अपने हाइज से 45% गिर चुका है, 25% की गिरावट इस साल में देखने को मिली है और काफ़ी हद तक यही हमने रबर में भी आता हुआ देखा, नेगेटिव के साथ यहाँ पर साल खत्म होता हुआ दिख रहा है। कोको में वही हाल है। चीनी इस साल में पॉजिटिव क्लोज हो रही है लेकिन अपने हाई से तो इसमें भी गिरावट देखने को मिली है। तो अपने हाई से सभी कमोडिटीज में यहाँ पर गिरावट है। एक पीक क्या हम बना चुके हैं और 2023 में अब किस कमोडिटी पर आपकी नजर होगी एग्रो में और क्या एक फंडामेंटल आप वॉच करेंगे? क्या मौसम अभी भी चिंता है? जरूर से लास्ट ईयर क्योंकि बेस हाई था, काफी मीन्स की प्राइसेस लास्ट ईयर देखे तो सीपीओ हो या सोया ऑयल हो कॉटन हो सारे के प्राइसेस एक बार उन्होंने टॉप बनाया था और प्राइसेस और एटलीस्ट सारे के ऐसा हुआ था एक बार वो डबल हो गए थे। 50,000 से 1 लाख के ऊपर कॉटन का प्राइसेस पे गया। साथ में पाम ऑयल भी जैसे आगे नीरव जी बता रहे थे वो भी डबल हो चुका था। तो आई थिंक पिक बन चुका है। मुझे लग रहा है कि जो सप्लाई वो धीरे धीरे रिस्टोर हो रहे हैं। आगे कोविड ने ज्यादा कुछ सप्लाई रिलेटेड इश्यूज खड़े नहीं किए, तो मुझे लग रहा है कि ये साल एक कंसोलिडेशन का साल हो सकता है। जो हमने 2019 के पहले साल देखे थे कि प्राइसेस जो स्टेबल रहते थे वैसे ही एग्रीकल्चर कमोडिटीज में मुझे लग रहा है कि ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो न्यूज स्पेसिफिक एंड जो रूमर स्पेसिफिक वोलेटिलिटी हमने लास्ट ईयर देखी, ऐसी शायद वोलेटिलिटी 2023 में ना दिखे और एक स्टेबल मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। फंडामेंटल वेल बैलेंस है। थोड़े बहुत अभी जो कंसर्न्स निकल के आ रहे हैं वो वेदर के निकल के आ रहे हैं। थोड़ा सप्लाई डिस्टर्बेंसेस आप मान सकते हैं क्योंकि काफी ऐसी फसल है जो विंटर के बाद होती है या जिसका अराइवल्स मार्च में होता है। उसमें अभी से अराइवल काफी फसल का, काफी वेजिटेबल्स का, काफी फ्रूट्स का अराइवल जो आ रहा है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग का कंसर्न क्लियर दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सप्लाई रिलेटेड इश्यू होगा। मुझे लग रहा है नेक्स्ट ईयर कमोडिटीज में थोड़ा कंसोलिडेशन का जोन ज्यादा होगा, बट फिर भी प्रेफरेंस बेसिस पे मुझे लग रहा है कि कॉटन में और ज्यादा गिरावट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। थोड़ा चाइना ओपन होगा उसके बाद कॉटन यहाँ स्टेबल होता हुआ दिखेगा। 28-29 का बेस अभी चल रहा है, तो डाउन साइड 25,000 के करीब कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिले तो कॉटन में रिकवरी की एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए। मुझे लग रहा है फिर से प्राइसेस 35 से लेकर 40 तक जाने चाहिए। तो वहां मुझे लग रहा है कि एक अच्छा आपको ये गिरावट है वो एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है।
ऑलराइट, तो कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर एग्री स्पेस में निकल के आएंगे, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर कंसोलिडेशन की ही एक्सपेक्टेशन है। वो स्क्रीन पर आपके हमने दिखाया है कि इस साल में क्या रिटर्न्स हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज के, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण अगला कॉलम है जहां पर अपने हाई से किस तरह की गिरावट फिलहाल हम एग्रीकल्चर कमोडिटीज में देख चुके हैं, उस पर नजर होनी चाहिए। और अगले साल किस तरह की परफॉर्मेंस है वो आपको ऑफकोर्स रवि ने बताया ही है। नमस्कार। और साल 2022 मेटल्स के लिए काफी वॉलेटाइल और प्रॉफिट टेकिंग वाला रहा, और यही हाल काफी हद तक स्टील में भी देखने को मिला, जहां पर इस साल हमने 10% की गिरावट के साथ प्राइसेस को इस साल में खत्म होते हुए देखा है। सरकार के एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने और घटाने के बाद बीच बीच हमने यहां पर उठापटक भी ज्यादा बनते हुए देखी है, लेकिन सेक्टर को राहत देने के लिए अब यहां पर क्या कुछ और मेजर्स लिए जा सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रीमियर बार्स के डायरेक्टर युवराज कानुंगो। युवराज नमस्कार। और पीछे मुड़ के अगर 2022 को देखें तो कैसे देखते हैं आप ये साल स्टील के लिहाज से, क्योंकि प्राइसेस वॉलेटाइल रहे, सरकार की नीतियों का भी असर हमने जोरदार आते हुए देखा। नमस्कार मनीषा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। 2022 इन जनरल बहुत ही वॉलेटाइल रहा है, एंड 2022 ही नहीं, लास्ट 1-1.5 साल हम देखें तो स्टील मार्केट के लिए एक तरीके से देखें तो ब्लैक स्वॉन इवेंट रहा है कि इतनी वॉलेटिलिटी जो प्राइस पे, स्टील प्राइसेस पे है, वो कभी इससे पहले डेकेड्स में भी देखने को नहीं मिली है। जहां स्टील प्राइसेस लोअर साइड पे 40,000 तक गए हैं, वहीं हायर साइड पे पिछले 1-1.5-2 साल के अंदर में 64,000 तक के प्राइसेस देखने को मिले हैं। जो आज अगर देखें हम स्टील प्राइसेस 49,000 के आसपास हैं, वहां टॉप साइड पे 64,000 का लेवल रीच होना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा एक इवेंट रहा है। एंड देखा जाए तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि ड्राइव करते हैं स्टील के प्राइसेस को। कॉम्प्लेक्स कमोडिटी है, कई सारे फैक्टर्स हैं, चाहे वो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स हो, चाहे वो डिमांड सप्लाई लोकल और इंटरनेशनल मार्केट में हो, फिर वो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हो, गवर्नमेंट, जैसा कि आपने मेंशन किया, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत मेजर फैक्टर जो प्ले करता है। लाइक एक्सपोर्ट, फिनिश एक्सपोर्ट पे जैसे गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगाई, देन अगेन वापस रिमूव करी नवंबर में। तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स है जो प्ले करते हैं इस पूरी वोलेटिलिटी जो पूरे 1 साल में देखने को हमें मिली है। अच्छा युवराज, इतनी ज़्यादा वॉल्टिलिटी है और हमने देखा है काफ़ी सारे मेटल्स यहाँ पर इन दी एक्सचेंजेस हेज होते हुए भी। स्टील ऑन एनसीडीएक्स किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट रहा है जब से ये लॉन्च हुआ है, किस तरह का पार्टिसिपेशन है, और क्या केस बनता है कि इतनी ज़्यादा वॉल्टिलिटी है तो क्या प्लेटफॉर्म पे ये एक्सचेंज वो हेजिंग की ज़रूरत को पूरा करता है? डेफिनेटली मनीषा जी, इट कुड नॉट हैव बीन अ बेटर टाइमिंग। जो जिस तरीके की वोलेटिलिटी हमने स्टील में देखी है पिछले 1.5 साल में, एनसीडीएक्स की टाइमिंग इससे ज्यादा बेटर नहीं हो सकती है स्टील कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च करने के लिए। एंड वही चीज हमें उसी का रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिला है पार्टिसिपेशन में भी। आज हम देख रहे हैं मार्केट में डेप्थ भी पूरी है, एंड ओआई और अगर हम डेली वॉल्यूम्स की बात करें तो एक्सचेंज पे डेली का ऑन एन एवरेज 3,000 टू 3,500 मेट्रिक टन ट्रेड हो रहा है। एंड डेप्थ पूरी है, नॉट जस्ट द नियर मंथ, इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ में भी काफी जो पार्टिसिपेशन है। एंड हमारे ही जैसे हमने देखा है कि कई सारे छोटे बड़े प्राइमरी सेकेंडरी कई सारे वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स हैं जिनका काफी एक्साइटमेंट और काफी जो है इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला है। यही चीज हम बात करें ओआई की, तो ओआई भी कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है, और आज की डेट में हम बात करें तो 2,000 टन से ज्यादा का ओआई है इस वक्त एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म पे। फेयर पॉइंट। तो क्लियरली एक हेजिंग मैकेनिज्म यहाँ पर तैयार है और प्राइसेस में वॉल्टिलिटी तो ऑफकोर्स ज़्यादा आते हुए देखी ही है। युवराज, एक फाइनल सवाल आपसे, 2023 अब आपको यहाँ पर कैसा नजर आता है? बाजार, कोविड, चीन, डिमांड, भारत की जो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन है, ये काफ़ी सारी चीज़ों पर नजर रखे हुए है। देखिए 2023 भी मतलब काफी पॉजिटिव लगता है, क्योंकि आज हम देखें इंडिया का अगर पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन देखते हैं तो ग्लोबल एवरेज से, जो कि अराउंड 250 केजी के आसपास में वर्ल्ड एवरेज है, एंड अगर चाइना और इंडिया की बात करें तो 700 केजी के आसपास और 350 केजी के आसपास में पर पर्सन स्टील कंजम्पशन है। वहीं इंडिया का हम देखें तो इट इज एज लो एज 80 केजीज पर पर्सन। तो मार्केट बहुत वाइड है। 2023 is going to be another good year, just like 2022 जो रहा है। एंड वोलेटिलिटी की बात है तो कुछ कह नहीं सकते हैं, वोलेटिलिटी तो डेफिनेटली देखने को मिलेगी, एंड स्टील प्राइसेस मैं जहां तक समझता हूँ अपसाइड ट्रेंड में ही रहने चाहिए।
एक फाइनल एक और सवाल स्क्वीज इन करने की कोशिश कर रही हूँ युवराज, और ये ऑन द पॉलिसी मेजर्स है। जैसे आपने कहा और हमने बात भी की कि काफ़ी ज़्यादा सरकार की इंटरफेरेंस है, प्रोएक्टिवनेस भी कह सकते हैं उसको। स्टील में अब आगे जाके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सरकार की तरफ से एज अ सेक्टर? देखिए, सरकार की तरफ से अब हम जैसे 2023 के बजट में कई फोरम्स पे ये चीज रेज की जा रही है। जैसे कुकिंग कोल के शॉर्टेजेस अभी हमें ऑफ लेट देखने को मिले हैं। इवन इन अभी जनवरी मंथ में भी उड़ीसा में कंप्लीट क्लोज रहेगा ड्यू टू अपकमिंग हॉकी वर्ल्ड कप। तो कुकिंग कोल पे जो इम्पोर्ट ड्यूटीज है 2.5 से 7.5% के आसपास में, उनको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन की जो मार्केट में एक उम्मीद है। बाकी तो आई थिंक गवर्नमेंट इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। पहले नवंबर मंथ में भी जो स्टील एक्सपोर्ट्स पे जो इन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटीज हटाई है, इट हैज बीन अ कमेंडेबल स्टेप, और बहुत ही टाइम से वेट कर रहा था पूरा सेक्टर। तो आगे भी देखते हैं, इन्हीं लाइंस में गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेड है। ऑल राइट युवराज, ऑन दैट पॉजिटिव नोट, तो ऑफ कोर्स प्राइसेस में वॉल्टिलिटी बरकरार है, आगे भी रह सकती है। सरकार की तरफ से कुकिंग कोल पर यहाँ पर नजर रखनी होगी। जहाँ तक एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाने की बात है, उसको ऑफ कोर्स बाजार ने यहाँ पर चीयर किया ही है, उसका इंपैक्ट हमने प्राइसेस में आता हुआ देखा ही है। और उस सब वॉल्टिलिटी के बीच में एक रेफरेंस प्राइस एक्सचेंज पर आपके सामने अब यहाँ पर है, जहाँ पर हेजिंग अपॉर्चुनिटीज भी इंडस्ट्री के लिए बरकरार हैं।